हैं। तो आज जो हम देखेंगे तो आरंभिक नगर देखेंगे, जो एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का यानी सोशल साइंस का चैप्टर 3 होगा। ठीक है, चलिए इसको शुरुआत करते हैं आज के लिए। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको पूछ रहा है कि पुराने भवन का संरक्षण के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे हैं। दो बच्चे हैं, तो हरप्रीत है और एक जसपाल नाम का दो बच्चा है। ठीक है, उन्होंने देखा कि कुछ लोग इस खंडर घर की तारीफ कर रहे हैं, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। ठीक है, यानी बच्चे छोटे जो थे वो उसको भूतहा घर बोलते थे, लेकिन दूसरे लोग जो थे उसको बोल रहे थे कि ये क्या है, कि उसकी तारीफ कर रहे थे। दूसरे लोग कोई आए थे तो उन्होंने कहा क्या कि एक ने कहा इसकी वास्तुकला देखो, एक ने कहा कि वास्तुकला इसका देखो, यानी किस तरह से ये बना है। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा। ठीक है, तो दूसरी महिला ने कहा कि मतलब लकड़ी पे नक्काशी बना हुआ था, तो उसी के बारे में वो लोग बात कर रहे थे। उसके अलावा यहाँ पे बात किया जा रहा है कि हम मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर के सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें, यानी जो मंत्री हैं उनके बारे में, कि आप इसको रख रखाव के लिए आप फंड एलोकेट कीजिए, चाहे जिस तरह से भी आप सुरक्षा कर सकते हैं। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। ठीक है, तो ये पुराने थे, तो ये बच्चे जो हैं वो सोच रहे कि इतना लगाव क्यों रखा गया है इन लोगों के द्वारा। वो बच्चे हैं तो वो तो सोचेंगे ही। यहाँ पे बात किया जा रहा है क्या कि हड़प्पा की कहानी की बात की जा रही है, कि हड़प्पा की जो कहानी है, क्योंकि हमने पहले ही चैप्टर 3 में ही पढ़ लिया कि आरंभिक नगर की बातें की जा रही है। तो अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। ठीक है, जितनी भी पुरानी इमारतें हैं कि वहाँ की कहानी के बारे में बताते कि ये कब बना, किस तरह की वहाँ की खूबसूरती है, क्या क्या विशेषता है उस घर का या इमारतों का। ठीक है, तो हर एक इमारत का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। तो लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई, यानी 150 साल पहले जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई, तो इस काम में जुटे जिन इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। ठीक है, पंजाब में ही पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक है, जो अभी प्रेजेंट का पाकिस्तान है, तो उसमें वो चला गया। ठीक है, उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। और इससे क्या हुआ कि कई इमारतें और इससे क्या हुआ कि वो जो पूरी इमारत थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। उसके अलावा देखिए, इसके बाद क्या होता है कि लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ठीक है, बाद में क्या किया गया कि खंडर का जब स्थल को ढूंढा गया तो पता लगा कि ये तो पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में से इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो देखिए क्या है कि ये लगभग शहरों का निर्माण जो है लगभग कितने साल पहले हुआ था, तो 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, इन जो आपका शहरों का निर्माण हुआ था वो 47 साल पहले हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं हम। यहाँ पे जो बात किया जा रहा है तो कह रहा है क्या कि प्राय पुरानी इमारतों को तोड़ करके उनकी जगह पर नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो ये बच्चों से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें लगता है। तो देखिए अगला क्या बोला है कि इन नगरों की विशेषता क्या थी, मतलब क्या थी कि जिसकी वजह से इनको याद रखा जाता है। तो ठीक है, देखिए
इन नगरों में में से कई को तो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया है। प्राय पश्चिम भाग छोटा है, पश्चिम वाला एरिया क्या है, छोटा है लेकिन ऊंचाई पे बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था। पूर्वी हिस्सा क्या था, बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। ठीक है, पूर्वी हिस्सा क्या था, छोटा था, ये ऊंचाई पे बना था, और पूर्वी हिस्सा जो था वो बड़ा था लेकिन निचले हिस्सा में बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है, और इस तरह से ऊंचाई वाले भागों को क्या कहा है, तो नगर दुर्ग कहा गया है। ठीक है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ जो बात किया जा रहा है तो कह रहा है क्या कि दोनों हिस्सों में चार दीवारियों जो है पक्की ईंटों की बनाई जाती हैं। इसी ईंटों की इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। ठीक है, तो इसकी चिनाई जो है बहुत मजबूती से किया जाता था। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई हैं। ठीक है, और मिसाल के तौर पे मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया है जिसे पुरातत्वविदों ने महान जो है स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें पानी की रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ठीक है, अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इस सरोवर में जो है वो बात किया जा रहा है। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ठीक है, यानी इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए क्या बनाई गई, तो सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, जिसमें इसमें क्या था कि भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था, और शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, जैसे जो फेस्टिवल वगैरह रहता होगा, चाहे पूजा जब किया जाता होगा, तो ऐसा माना जाता है कि शायद इसी अवसर पर स्नान करते थे। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कालीबंगा, लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले, यानी लोथल हो गया, कालीबंगा में क्या मिला, अग्निकुंड मिला है, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। ठीक है, यहाँ पे माना गया है कि यज्ञ किए जाते थे। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे क्या थे, कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ जो बात किया जा रहा है तो कह रहा है क्या कि यहाँ जो कह रहा है कि ये नगर जो है आधुनिक जो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध उपरांत तो भारत के गुजरात हो गया, उसके अलावा क्या है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों के पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हैं। लाल तो बर्तन है लेकिन चित्र किस तरह के हैं, तो काले रंग के हैं। पत्थर के बाट मिले हैं, उसी तरह से आपके मुहर, मन के, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये देखिए यहाँ जो बात किया जा रहा है तो यहाँ क्या है, तो देखिए साइट है यहाँ पे, यहाँ जो मोहनजोदड़ो है, सिंधु नदी है, सुतका को है, उसी तरह से आपका जो देखिए यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा, देखिए दिख रहा है यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे आपका जो है वो धौलावीरा है। ठीक है, धौलावीरा है, कोतदा है, उसी तरह से लोथल आपका यहाँ है। उसके अलावा आप क्या क्या है कि आपका जो है वो देखिए झेलम हो गया, उसी तरह से चिनाब है, रावी है, हड़प्पा है, राखी गढ़ी और कालीबंगा एक ही जगह है। और आपका क्या है कि मतलब थोड़ा सा अलग अलग करके हैं, और गेवेरी वाला है। ठीक है, तो ये एक रो में है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए आप। और ये पिक जो है वो इस महान स्नानागार का है, तो आप जैसा देख रहे हैं देखिए पूरा बड़ा सा एरिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई देखिए इस तरह से थी, देख रहे हैं, देखिए इस तरह से बने हुए थे। चलिए शुरू करते हैं इसको आगे। यहाँ देखिए भवन, नाले और सड़कें की बात की जा रही है। ठीक है,
तो इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि कई नगरों में ढके हुए क्या था कि ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, ठीक है। अगला देखिए, अक्सर क्या होता था, घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था। तो घरों की नालियाँ जो थी वो सड़कों की नालियों से अभी भी मिला दिया जाता है ना, उसी तरह से, ताकि जो घरों की जो नालियाँ का पानी है वो कहाँ चला जाए, बाहर सड़कों के में मिल जाए, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके, ठीक है। और ये क्या था कि घर जो थे वो घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जा सकता है, ठीक है, एक साथ ही किया जाता था। अगला देखिए, यहाँ देखा, यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर हो तो बताएं। तो यहाँ पे बताने के लिए बात कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए, ये जो आप पिक्चर देख रहे होंगे, तो देखिए ये सब ईंटें देखिए, और ये इसी तरह से बहुत बड़ा एरिया को भी कवर किया हुआ था। देखिए कुआं है, यहाँ क्या है, ये देखिए सबसे ऊपर जो है मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ठीक है। जो ऊपर वाला है वो क्या है कि सबसे ऊपर जो है मोहनजोदड़ो का एक सड़क है जिसमें बना नाला है और ऊपर एक कुआं है, ठीक है। बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मोहर है और इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह क्या है कि लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर पक्की मिट्टी के क्या है, खिलौने हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, देख रहे हैं, देखिए खिलौने हैं, यहाँ पे देखिए इस तरह से बना हुआ है। आपको ऐसे कर देती तो आपको एक साथ सब कुछ दिखने लगेगा, दिख रहे हैं। ये नालियाँ हैं। चलिए यहाँ तक तो हमने देख लिया था, अब यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो नगरीय जीवन के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं क्या कि नगरों का जीवन किस तरह का था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी होगी। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे और ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे, ठीक है। इन नगरों में लिपिक भी होते थे और क्या करते थे ये कि लिपिक भी होते थे जो मुहर पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है, ठीक है। मुहर के अलावा भी अन्य चीज़ों पर लिखते थे, ठीक है। आगे देखिए क्या बात किया जा रहा है कि इसके अलावा बोल रहा है कि नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अनेक घरों एवं किसी स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ और चीज़ें तो लाते ही थे और वहाँ की कहानियाँ भी लाते थे, ठीक है। और मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनमें बच्चे खेलते होंगे, ऐसा माना गया है। और बहुत सारे खिलौने भी मिले हैं, देखिए ये देख रहे हैं। देखिए अगला देखिए, यहाँ बात किया जा रहा है, कह रहा है क्या कि यहाँ जो बोला जा रहा है तो ऊपर दिए हुए पत्थर के बाट देखो, ठीक है। यहाँ जो बात किया जा रहा है तो यहाँ देख लेते, पहले नगर और शिल्प को पहले देख लेते हैं, ठीक है। आइए,
यहाँ बोला जा रहा है कि नगर और नए शिल्प की बात की जा रही है कि आओ अब ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों में प्राप्त हुई है। पुरातत्व को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उन्हें अधिकतर क्या है, पत्थर है, शंख है, तांबे हैं, कांसे हैं, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। उसी तरह से देखिए क्या है कि यहाँ मिले सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके हैं, बाट है, उसके अलावा फलक है। देखिए ये पिक्चर देख रहे होंगे आप, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है कि ये दोनों पिक्चर जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः क्या था कि जानवर के चित्र मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब कुछ दिखा, देखिए। और यहाँ पे जो है देखिए यहाँ जो एक पिक्चर है तो देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा है, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? इसके बारे में पूछ रहा है कि जो हमने अध्याय 2 में जो पढ़ा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती थी। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक है, पक्की मिट्टी और फ्योन्स से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। ठीक है, तो इस तरह से जो मिले हैं और ये पिक्चर भी मिला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बात किया जा रहा है तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो देखिए यहाँ कह रहा है क्या कि ऊपर पत्थर के बाट देखो, कितने ध्यान और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया है। यह शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, और बाएं में बात किया जा रहा है कि बाएं वाले पिक्चर में क्या बोल रहा है कि मध्य में बोल रहा है कि मनके इनमें से कई कार्नियल पत्थरों से बनाए गए हैं। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए और इनके बीच क्या किया कि छेद किए गए हैं ताकि धागा डालकर के क्या किया जाए, बनाई जा सके। उसी तरह से मध्य भाग में जो है पत्थर के धारदार फलक है। और अगला क्या है कि नीचे जो बात किया जा रहा है तो यहाँ पे एक व्यक्ति जो है कढ़ादार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। ये जो मूर्ति है कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, और इसमें कई कढ़ाईदार वस्त्र पहनने दिखाया गया है। ठीक है, देखिए देख रहे हैं, देखिए ये मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला भी हो गया आपका, देख रहे हैं मान लो जैसा स्ट्रक्चर है, फिर से ये आपका देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए इनमें से क्या बोल रहा है कि इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण जो है विशेषज्ञ ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। ठीक है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना, ये बातें की जा रही है। आदि पृष्ठ 26 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, देखिए देख रहे हैं ये दाढ़ी का पैटर्न, कपड़े का पैटर्न। ठीक है, देखिए यहाँ जो बात किया जा रहा है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर महिलाएं भी ही या फिर केवल महिलाएं ही। ठीक है, शायद कुछ महिलाओं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। ठीक है, यानी पता तो नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ क्या है, फ्रेयॉन्स की जो पर हम लोग बात किए थे, तो देखिए ये क्या है, फ्रेयॉन्स क्या है। देखिए क्या है ये कि पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है, और लेकिन फ्रेयॉन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। क्या होता है फ्रेयॉन्स, देखिए कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। बालू स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर इनमें
उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद इन वस्तुओं पर एक चिकनी क्या है परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले, ठीक है, हल्के समुद्री हरे होते थे। ब्रोंज से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। कच्चे माल की खोज की बात की जा रही है। तो देखिए, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलता है या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, ठीक है। यानी कच्चा माल की बात की जा रही है। जैसे लकड़ी या धातु के अंश प्रकृति में उपलब्ध कच्चे माल हैं, उनमें से कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे किसानों पर पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो उत्पादन किया जाता है किसानों को, तो उसको क्या कहते हैं, कच्चा माल कहते हैं। इसके बाद ये कताई बुनाई करके कपड़ा बनाया जाता है। और हड़प्पा में लोगों की कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा और लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे, ठीक है। यानी जो आपका पत्थर था, उसके अलावा सोना चांदी वो दूर दूर से मंगाते थे, ठीक है। देखिए ये क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि चीज़ों की जगह से यहाँ पे बोल रहा है कि आपका देखिए एक पिक्चर है, ठीक है, देख रहे हैं, इसके बारे में आगे दिया होगा। देखिए चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों को देखो। यहाँ बात किया जा रहा है कि इन चित्रों को देखिए। खिलौना और दूसरे एक मुहर हैं। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमने पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? देखिए अगला बोल रहा है कि बच्चों का खिलौना आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी, ठीक है। तो देखिए ये जो है हल वाला सिस्टम जो है, देखिए यहाँ पे ये पत्थर का बना हुआ है। यहाँ पे से शुरू करते हैं, चलिए। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि आपका कह रहा है क्या कि आपका हड़प्पा के लोग जो थे तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तांबा कहाँ से मंगाते? तो राजस्थान से। यहाँ के पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था, और ये ओमान से भी मंगाते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली टीन का आयात आधुनिक ईरान और कहाँ से किया जाता था? अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, ठीक है। यहाँ बात किया जा रहा है कि नगरों में रहने वालों के लिए भोजन की बात की जा रही है कि लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे, ठीक है। किसान और चरवाही ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। बच्चों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, आपके दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि ज़मीन की खुदाई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, ठीक है। यानी जब ज़मीन की खुदाई के लिए हल का प्रयोग जो था उस समय नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि यह प्राय लकड़ी से बनाया जाता था, लेकिन हल के आकार से खिलौने मिले। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए हैं और संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा या फिर ज़रूरत पड़ने पर से फसलों का सिंचाई भी की जाती होगी, ठीक है। आइए अगला देखिए। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि हड़प्पा के लोग जो है गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास क्या था? तालाब था, चारागाह होते थे। लेकिन सूखे जो महीनों में क्या, तो सूखा जो महीना होता तो मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछलियाँ पकड़ते थे, और हिरन जैसे जानवरों का क्या करते थे? तो आपका शिकार भी किया करते थे।
यहाँ बात किया जा रहा है कि आपका गुजरात में हड़प्पा कालीन जो नगर का सूक्ष्म निरीक्षण जो किया गया है, यहाँ देखिए क्या किया बोला जा रहा है। तो कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा जो है नगर को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, धौलावीरा को कितने भागों में? तो 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे और इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। ठीक है, यहाँ मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के को पत्थरों से खुदाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया है। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसे छोटी चीज़ों पर पाए जाते हैं। ठीक है, आइए उसके अलावा देखिए अगला क्या बोला है कि गुजरात के खंबात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बना है जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। सोचिए, मतलब नगर भी उसी जगह बसाए जाते थे जहाँ पे कच्चा माल मिल सके। ठीक है, यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों पर क्या करते थे? महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता था कि इम्पॉर्टेंट ये सेंटर थे और इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी यानी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती हैं। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। ठीक है, ऐसा माना गया है। ठीक है, देखिए ये लोथल का है एरिया। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक इमारत मिली है जो बोल रहा है क्या कि यहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। ठीक है, चलिए मुद्रा मुहर जो है वो क्या है कि मुद्रा मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी की बात की जा रही है। तो मोहरा का प्रयोग जो है सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। ठीक है, और मुहर की चांद को मुहरबंदी कहते हैं। ठीक है, और अगला देखिए अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता है कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, आगे देखिए आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पिक्चर जो है दिख रहा है। अगला देखिए, थोड़ा सा ही है अभी तो इसको देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। आइए, सभ्यता के अंत का रहस्य बोल रहा है कि सभ्यता के अंत का रहस्य जो है किस तरह से लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दराज से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे से ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ठीक है, यह सब क्यों हुआ? ठीक है, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वान कहते हैं कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, और इसके अलावा बोला जा रहा है कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाली मैदान समाप्त हो गई होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों पे हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी।
कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाके में कई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए और इसके अलावा 1400 साल बाद एक नए नगर का विकास हुआ। इनके बारे में तुम क्या है हम लोग जो पढ़ेंगे चैप्टर 5 और 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे आप पॉइंट है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। कल्पना करने की बात की जा रही है। अगला देखिए यहाँ पे जो है मेन पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ उपयोगी नगर जो हम लोग पढ़ चुके थे, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना, नगर, नगर दूत, लिपिक, मुँह, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई, ये सब है। तो इस तरह से आपका जो मेन पॉइंट है हमने देख लिया है। देखिए यहाँ पे तिथियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए कुछ देख लेते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथि। और हर एक चैप्टर में इस तरह के इम्पोर्टेंट जो है वो डेट दिए गए हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग कब हुई थी? तो 7000 साल पहले हुई थी। नगरों का प्रारंभ कब हुआ था? तो लगभग 4700 साल पहले हुआ था। 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब से हुई थी? 3900 साल पहले। और अन्य नगरों का विकास जो हुआ तो 2500 साल पहले हुआ था, विकास होना शुरू हुआ था। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया है। तो आप ये वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और ये आपके पीएससी और जितने भी स्टेट पीएससी है, यूपी पीसीएस है, यूपीएससी है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर देख करके कवर कर लें और नोट्स बना लें, ठीक है, जो मैंने आपको पॉइंट्स नए नए बताए हैं इसके अंतर्गत। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो थैंक यू।